तो चलिए आज परफेक्शनाइज के प्लानर में हम लोग डिस्कस करेंगे डे 8 को। डे 8 में जो हमारा डिस्कशन जो होगा तो नेहरू रिपोर्ट एवं जिन्ना की 14 सूत्री मांग, उसके बाद समरिया अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना समझौता। ठीक है, इन सारे टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ टॉपिक पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो चलिए थोड़ा सा जूम करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया गया था, नहीं किया गया था ना पूर्ण स्वतंत्रता, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। इसीलिए तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस में मतलब कुछ सदस्य थे जो कि कांग्रेस के उस समय युवा सदस्य थे, जस्ट लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे, इस रिपोर्ट के जो अनुशंसा जो की गई थी उनसे नाराज हो जाते हैं। मतलब उनका मांग था भाई साहब डोमिनियन स्टेटस को हटाओ और फिर से मतलब क्या रखो, पूर्ण स्वतंत्रता उसकी जगह पे रखो। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का निर्माण जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया तो गलत है। एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस की भूमिका इस रिपोर्ट के निर्माण में एक सदस्य के रूप में रही थी। बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस जो थे इस रिपोर्ट के निर्माण में एक सदस्य की भूमिका भी निभाई थी। और साथ में अगर बात करेंगे तो एक उप समिति बनाई गई थी। ठीक है, एक सर्वदलीय बैठक पहले भी हुआ था जिसका अध्यक्षता अंसारी साहब ने किया था, लेकिन ये सर्वदलीय जो बैठक जो होता है तो वहां पे एक इन चीजों पे मतलब मसौदा तैयार करना था, मसविदा तैयार करना था, भारत का संविधान कैसा हो। क्योंकि आप देखोगे सो जब 1928 में साइमन कमीशन जब आता है उसके आसपास तो एक बड़े चरम पे विरोध होने लगती है। तो भारत में जो संवैधानिक नियम बनाए जाएंगे उसमें भारतीयों की सहभागिता होनी चाहिए। तो बर्कन हेड जो था उस समय का भारत सचिव था, जिस समय नेहरू रिपोर्ट बनी उस समय भारत सचिव कौन था, तो बर्कन हेड था। तो बर्कन हेड ने मतलब भारतीयों को चुनौती दिया कि आप एक अपने लिए ऐसा संविधान बनाओ जो सभी दलों के लिए मतलब क्या स्वीकार हो, जैसे मुस्लिम लीग के लिए भी स्वीकार हो, हिंदू महासभा भी उसको स्वीकार करता हो। ठीक है, कृषक की जो संबंधित दल है वो भी स्वीकार करता, मजदूरों से जो संबंधित दल है वो भी स्वीकार करता हो। और इसी को देखते हुए ठीक है, भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करनी होती है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया जिसमें अली इमाम साहब थे, सुभाष चंद्र बोस साहब थे, ठीक है, एम एस एनी थे, ठीक है, मंगल सिंह थे, शुएब कुरैशी, जी आई प्रधान तथा तेज बहादुर सप्रू उप समिति के अन्य सदस्य थे। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा की मांग पर बहुमत था, लेकिन राष्ट्रवादियों का एक वर्ग इस पर आपत्ति थी। डोमिनियन स्टेटस का स्थान पर उनका मांग था से पूर्ण समर्थन मिलना चाहिए। और डोमिनियन स्टेटस कहाँ कहाँ पे था? डोमिनियन स्टेटस आप देखोगे तो आयरलैंड में, सॉरी क्या बोलते हैं, कनाडा में था, ऑस्ट्रेलिया में था। ये सारे के सारे जगह का मैंने देश का नाम बोला, ये भी ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिश के द्वारा रूल किए जाते थे, लेकिन वहाँ पे घरेलू प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी वहाँ के खुद लोगों की थी। तो आयरलैंड और कनाडा में था। ठीक है, उसी तरह की मांग भारत में भी बहुत वर्ष पहले से हो रही थी, लेकिन जब 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर लेके, तो उसके बाद एक साल के बाद 1929 का लाहौर सेशन होता है। ठीक है, और लाहौर सेशन में डोमिनियन स्टेटस को छोड़कर उसके जगह पे कौन सा मुद्दा रखी जाती है? पूर्ण स्वराज। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसकी मुद्दा रखी जाती है। ठीक है, दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर जिन्ना के द्वारा कौन से संशोधन नहीं किया गया था? ठीक है, तो केंद्रीय विधानमंडल में एक तिहाई स्थान मुसलमानों के लिए ठीक है आरक्षित किया जाए, प्रांतों के लिए अपशिष्ट शक्तियों का व्यवस्था किया जाए। मतलब प्रांत के पास अपशिष्ट शक्तियां होनी चाहिए। अभी हमारे संविधान की बात करोगे तो अपशिष्ट शक्तियां किसके पास है? प्रांतों के पास है या फिर मतलब केंद्र के पास है? किसके पास अपशिष्ट शक्तियां है? केंद्र के पास। ठीक है, हाँ बिल्कुल केंद्र के पास है। अपशिष्ट शक्ति का मतलब क्या होता है? मतलब कानून बनाने की शक्ति जो सेंट्रल में भी नहीं है या फिर मतलब स्टेट के पास भी नहीं है या फिर मतलब उसको संवर्ती में भी नहीं रखा है, वो सारी शक्तियां किसकी होगी? केंद्र के पास होगी। मतलब केंद्र को मतलब एक तरह से मजबूत बनाता है। ठीक है, अपशिष्ट शक्ति की बात करेंगे, कनाडा की देन है। ठीक है, मतलब अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भारत में ऑब्जर्व किया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जो कि पूर्णतः संघीय ढांचा को पालन करते हैं, वहां पे अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास ना होकर राज्य के पास होता है। जैसे कि उन देशों में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में अपशिष्ट शक्ति किसके पास होता है? राज्य के पास होता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार व्यवस्था होने तक पंजाब एवं बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित किया जाए। ये सारी चीजें नेहरू रिपोर्ट में भी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसको जिन्ना ने मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया था। उपरोक्त सभी संशोधन जिन्ना द्वारा प्रकट किए गए थे, परंतु सम्मेलन में जिन्ना ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। 1928 में तत्कालीन वायसराय सचिव सर लॉर्ड बर्कन हेड
सर इसमें पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर भी मतभेद था। अरे तो पृथक निर्वाचन के मुद्दे पे तो इसको ये सारा प्रस्ताव तो किसने दिया था? नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने दिया था ना। तो इन सारे मुद्दे को तो बाद में ठुकराया। पृथक निर्वाचन के मुद्दा पे कांग्रेस थोड़ी ना तैयार थी। मांग तो किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। तो मुस्लिम लीग के सबसे बड़ा मतभेद होता है पृथक निर्वाचन के मुद्दे पे होता है, क्योंकि कांग्रेस ने इन चीजों को नहीं रखा था। तो कांग्रेस ने जब पृथक निर्वाचन के मुद्दे को नहीं रखा, तो वैसे चीजों को भी जिन्ना ने ठुकरा दिया जिसके लेकर वो मांग कर रहा था। मतलब सारे चीजों को जिन्ना ने भी अपने चीजों में शामिल किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको शामिल किया तो उसने ठुकरा दिया, और उसने इन सारे चीजों को फिर दोबारा शामिल किया। और साथ में शामिल किसको किया? तो पृथक निर्वाचन को भी शामिल किया। ठीक है, जो कि कांग्रेस कभी देने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि कांग्रेस 1900, आप देखोगे 19 लखनऊ सेशन कब हुआ था? लखनऊ जहां पे मिले थे 1916 में, तो 1916 में कांग्रेस पृथक निर्वाचन के लिए मान गई थी। इसलिए बोला जाता है लखनऊ सेशन में मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखी गई थी। ठीक है, लेकिन बाद में फिर से मतलब कहा जाता है कांग्रेस इसे देने के लिए तैयार नहीं होती है। आप चलेंगे नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। 1928 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती जो सभी गुटों एवं दलों के लिए मान्य हो। बिल्कुल ये सही कथन, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। बंबई में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के तैयार करने हेतु एक 8 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना, जिनका काम क्या था? संविधान का जो प्रारूप प्रस्ताव किया उसे ही मतलब यही 8 सदस्यीय समिति और मोतीलाल नेहरू ने जो संविधान का जो प्रारूप जो प्रस्तुत किया उसे ही मतलब क्या कहता है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते आगे, देखो कि कौन सा प्रश्न है। आप इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस को पहला लक्ष्य एवं पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों का हिस्सा नहीं था? तो प्रांतीय व्यवस्थापिका को कार्यकाल 4 वर्ष हो तथा इनका प्रमुख एक निर्वाचित प्रतिनिधि ये नहीं था। बाकी भारत में पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले तथा भारत उसका ब्रिटिश शासन के अधीन के अन्य उपनिवेशों के समान हो, ये भी था। भाषाई प्रांतों पर भाषाई आधारों पर प्रांतों का गठन किया जाए, ये भी था। केंद्र में 2 सदनों वाली भारतीय संसद हो, जिनमें निम्न सदन की संख्या 500 है, उच्च सदन की संख्या 200 हो। मतलब लोकसभा राज्यसभा बनाने पे भी बात यहाँ पे की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सबके सब क्या है आपका सही है। निम्नलिखित कथनों में विचार कर। मुस्लिम लीग के द्वारा दिल्ली प्रस्ताव, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रारंभ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन और जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम, उपर्युक्त में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट का परिणाम है? ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट का परिणाम की बात करेंगे तो 1, 3, 4, 1 है, 3 है, 4 है। गांधी जी का सत्याग्रह का प्रारंभ की बात करें, नेहरू रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये कब होता है? जब रॉलेट एक्ट को रिलेट करती है। किसको रिलेट करेगी ये? ये गांधी जी का सत्याग्रह प्रभाव की बात करेंगे, रॉलेट एक्ट से संबंधित है। जब रॉलेट एक्ट को जब पास किया जाता है तो गांधी जी अपना सत्याग्रह क्या करते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जलियांवाला बाग वगैरह ये सब भी होती है। ठीक है, समझ गए? आप चलेंगे यहाँ पे बाकी जो 3 ऑप्शन जो आप देख रहे हो, जैसे कि जिन्ना की 14 सूत्रीय कार्यक्रम है नेहरू रिपोर्ट के विरोध में लाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का भी गठन किया गया, और मुस्लिम लीग द्वारा दिल्ली प्रस्ताव भी लाया गया। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित, हाँ ये जरा देख लीजिए, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के संशोधित लक्ष्य को अस्वीकार कर दिया और संयुक्त रूप से इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। दोनों के दोनों जो थे, दोनों को दोनों की बात करेंगे तो ये डोमिनियन स्टेटस के लिए मतलब तैयार नहीं थे। इनका कहना था भाई साहब पूर्ण स्वराज की बात होनी चाहिए, पूर्ण स्वराज के अलावा कुछ भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1929 में आप देखोगे तो लाहौर सेशन होता है, और लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को मतलब क्या किया जाता है? अपनाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? जस्ट अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये आपका कौन था? लाहौर सेशन था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाहौर सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ध्यान रखिए लाहौर सेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाहौर सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तीर तट पे साल का आखिरी दिन था। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? लाहौर सेशन बुलाई जाती है, इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू साहब कर रहे थे। तिरंगा झंडा को फहराया गया। ठीक है, सभी लोग क्या होते, सुबह का समय था, रात को रावी नदी के में उतरते हैं। ठीक है, जल से मतलब संकल्प लेते से हम भारत को मतलब क्या करेंगे? स्वराज घोषित करेंगे। ठीक है, अब फिर आगे चल के आप देखोगे 26 जनवरी 1930 को मतलब पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी बनाया गया। ठीक है, और इसी दिन को हम लोग इसी दिन को आधार बना के 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अपना गणतंत्र दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन में भी गांधी जी को बोला गया से ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति जिसको बोलते कांग्रेस वर्किंग समिति जो होता है CWC, क्या होता है?
CWC, उसने बोला गांधी जी को सबनीय अवज्ञा आंदोलन करने की जो अनुमति जो थी CWC के द्वारा मतलब क्या कर दिया गया, उनको अधिकार दे दिया गया, तो ठीक है आप क्या करो, प्रारंभ कर सकते हो सबनीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की जो अनुमति जो थी सो आपको लाहौर सेशन में ही आपको मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ठीक है, निम्नांकित में से कौन एक संकल्प 1929 में लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित नहीं किया गया था? तो भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई थी। भारत की विदेश नीति कैसा हो, पूर्ण स्वराज्य की लक्ष्य की भी घोषणा की गई थी, सबनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी भी की गई। ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित कोई बात यहाँ पे नहीं हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। सेना और सिविल सेवाओं पर 50% खर्च कम करना, पूर्ण रूप से शराबबंदी करना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना। ठीक है, दो तरह के बंदी होते थे, कि राजनीतिक बंदी होते थे जिनको मतलब आंदोलन वगैरह करने की वजह से गिरफ्तार किया जाता था। एक बंदी जो होते हिंसात्मक कार्य में हिंसा की वजह से मतलब कुछ गिरफ्तार होते हैं, तो गांधी जी ने कभी भी उनकी रिहाई की मांग नहीं की। गांधी जी हमेशा राजनीतिक बंदियों की ही रिहाई की मांग करते हैं। नमक कर को कम करना। ठीक है, उपायुक्त में से लाहौर अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा स्वीकार की गई मांग कौन थी? तो ध्यान में रखेंगे तो 1, 2, 3। ठीक है, नमक कर कम करना ये कोई मांग नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गांधी जी ने कहा था जो तटीय क्षेत्र जो है ना, वहां पे लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। आगे चल के सिविल डिसओबीडियंस आप देखोगे तो वहां पर भी यही मांग होती है। ठीक है, सबसे पहले सेना का जो है उसको 50% कम करना है, पूर्ण रूप से शराबबंदी हो, आपराधिक जांच विभाग CID में क्या होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए, शस्त्र अधिनियम में बदलाव से आग्नेय शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति मिलेगी, राजनीतिक बंदियों को रिहा होना चाहिए, डाक आरक्षण बिल स्वीकार करे, रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को घटाकर ठीक है 1:4 करे। ठीक, स्टर्लिंग डेट टाइम की बात करेंगे तो वहां पे मुद्रा हुआ करता था। ठीक है, कपड़ा संरक्षण का परिचय दे, भारतीयों के लिए तटीय शिपिंग आरक्षित करे, भू राजस्व 50% कम करे, नमक कर और सरकार के नमक एकाधिकार को मतलब क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। ठीक है, ये सारी मांग जो थी सबनीय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कितनी मांग है ये? ठीक है, 3, 3, 6 और 3, 9, 2, 11। ठीक है, कितनी सूत्री मांग है? तो इसी को कहा गया गांधी जी की कितनी सूत्री मांग? 11 सूत्री मांग। 11 सूत्री मांग। ठीक है, तो गांधी जी के 11 सूत्री मांग को ठीक है इरविन अपने डस्टबिन में डाल देगा। ठीक है, फिर गांधी जी को गुस्सा आएंगे तो गांधी जी चलाएंगे सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, और जब सिविल डिसोबीडियंस जब चलना जब शुरू होगा तो उसी दौरान आपका चलना क्या शुरू होगा, गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस विरोध करेगी। जब कांग्रेस विरोध करेगी तो कांग्रेस पार्टिसिपेट भी नहीं करेगी, तो वहां पे कोई बात बन नहीं पाएगी। सब दल यही रामजो मैकडोनाल्ड को कहेंगे तो बिना कांग्रेस को किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो ही नहीं सकती है। फिर रामजो मैकडोनाल्ड किस पे दबाव बनाएंगे, इरविन के ऊपर दबाव बनाएंगे, इरविन पे। किसी भी तरह से गांधी को भेजो। तो फिर इरविन जो थे गांधी जी से समझौता करेंगे, बोलेंगे ठीक है आपके सारे मांगों को हम मांगते हैं, ठीक है आप हमें ज्वाइन कीजिए। और फिर गांधी और इरविन समझौता होगा दोनों के बीच में, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, 5 मार्च 1931 को। ये समझौता करवाने में तेज बहादुर सुप्रू और जयकर साहब का बहुत बड़ा योगदान था। तेज बहादुर सुप्रू और जयकर साहब एक ऐसे व्यक्ति है ना, तो भारत का कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं होगा जिनमें इनका पार्टिसिपेशन न रहा हो। ठीक है, सारे ही सारे आंदोलन में इनका पार्टिसिपेशन रहा है। ठीक है, उन्हीं के दोनों के सहयोग से गांधी इरविन समझौता संपन्न होता। फिर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। हालांकि गांधी जी के 11 सूत्री मांग को आगे भी नहीं माना जाता है, क्योंकि जब गांधी जी जो वापस आते तो पता चलता जो हमने मांगे रखी थी उसमें से कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। और साथ में अब जब गांधी जी जब वापस आएंगे तो वायसराय भी बदल गया होता है, क्योंकि वायसराय इरविन की जगह पे कौन हो जाता है, ये इरविन के बाद आइए वेलिंगटन होता है। ठीक है, कौन होता है, वेलिंगटन। ठीक है, निम्नलिखित जोरों पे युग में सही सुमेलित कौन सा है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो श्री राजगोपाल तिरुचिरापल्ली से ठीक है वेदारण्यम तक इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था मद्रास के क्षेत्रों में। ठीक तो है। के कल्पक्कन की बात है कालीकट से ठीक है पोयानूर तक, ये भी सही है। ठीक है, के माधवन की बात है सिलहट से नोआखाली। ठीक है, टीके माधवन आई थिंक साउथ में ही थे। ठीक है, टीके माधवन ध्यान में रखेंगे, टीके माधवन ने मालाबार में ठीक है के कल्पक्कन के साथ कालीकट से पायानूर तक की यात्रा की थी। ठीक है, न कि मतलब सिलहट से नोआखाली तक, ये ईस्ट में हो गया। ये आपका किस में था, ध्यान में रखेंगे साउथ में। ठीक है, तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर श्री राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारायण तक नमक यात्रा की थी। असम में सत्याग्रहियों का एक दल सिलहट से बंगाल के नोआखाली समुद्र तट पर नमक बनाने पहुंचे थे। ये नोआखाली वही स्थान है जहां पे गांधी जी आजादी के दौरान थे, क्योंकि वहां पे
दंगा उत्पन्न हो गया था। नोआखाली जो था दंगा का बहुत बड़ा सेंटर था, तो वहां पे दंगा को शांत कराने के लिए पहुंचे थे। कौन कौन पहुंचे थे? गांधी जी। ठीक है, तो कभी गांधी पूछा जी। आजादी के दौरान गांधी जी कहाँ पे थे, तो आजादी के दौरान गांधी जी की बात करेंगे तो नोआखाली में थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे नोआखाली तो ऑप्शन देखिए। महाराष्ट्र में ही है। नहीं, बंगाल में। ठीक है, बंगाल नहीं में। नहीं, बंगाल में। बंगाल में है ना, बंगाल के नोआखली। आप देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत है? खुदाई खिदमतगार स्वयं सेवी संगठन थी, बिल्कुल थी। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने सबनिया वज्ञ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बिल्कुल निभाई थी। बंगाल में अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में एक नमक कानून तोड़ा गया था, तो ध्यान में रखेंगे गलत है। ठीक है, खुदाई खिदमतगार जिनको जिनको बोला जाता है बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते थे, उन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया था। ये स्वयंसेवी संगठन थी, ये सही है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट NWF, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मुसलमानों ने सबनिया वज्ञ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो ये भी ठीक है। ठीक है, अंबिका कांत सिन्हा की बात करेंगे, पटना में हो जाएंगे। कहाँ पे हो जाएंगे? अंबिका कांत सिन्हा थे पटना में। पटना में एक नारा दिया गया था, कौन सा नारा था? कहते नखास पिंड चलो। कौन सा? नखास पिंड। नखास पिंड चलो। ठीक है, उसका नेतृत्व कौन करे थे? अंबिका कांत सिन्हा ही करे थे। नखास पिंड तालाब को चुना गया था पटना में नमक आंदोलन को तोड़ने के लिए। ठीक है, एक नारा उसमें खुद चल रहा था, नखास पिंड चलो। ठीक है, और थोड़ा सा आप देखोगे सबनिया वज्ञ आंदोलन जो था ना, भारत बिहार में थोड़ा जल्दी शुरू हो गया था, क्योंकि बिहार में कोई समुद्र नहीं था। तो बिहार में समुद्र नहीं था, तो बिहार में नमकीन मिट्टी से, ठीक है, क्या बनाना था? नमक बनाना था। तो यहाँ पे जल्दी इसलिए शुरू हुआ क्योंकि बरसात का सीजन आने वाला था। अब बरसात के सीजन में पूरा नमकीन मिट्टी मतलब समाप्त हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में सभी जगह से पहले क्या होता है, बिहार में आपका नमक कानून मतलब नमक कानून के लिए मतलब चीजें मतलब शुरू हो जाती है। ठीक है, रीजन क्या था? बरसात। क्योंकि बिहार में नमक बनाया गया किससे? नमकीन मिट्टी से। धरसना, ध्यान रखिए, धरसना पड़ता है आपका कहाँ पे पड़ता है? धरसना आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक गुजरात है, यहाँ पे में। क्या था? नमक नहीं, महाराष्ट्र में। ठीक है, उस समय गुजरात नहीं था। ठीक है, क्या था? नमक का कारखाना था। क्या था यहाँ पे? नमक का कारखाना। उस समय गुजरात था ही नहीं। ठीक है, गुजरात 1960 में बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? नमक का कारखाना था। तो गांधी जी ने प्लान बनाया कि भाई साहब हम धरसना पे जाएंगे, धरना देंगे, लेकिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो धरसना की जिम्मेवारी आती है अब्बास तैयब जी के पास। ठीक है, और साथ में कौन थे? तो अब्बास तैयब जी के साथ में थे, ठीक है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, इमाम साहब सरोजिनी जी थे। नायडू। तो नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरसना में होती है, बिल्कुल सरोजिनी नायडू इमाम साहब ने यहाँ पे नेतृत्व किया। अमेरिकी पत्रकार मिलर ने यहाँ पे पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण कृत्य का अत्यंत ही भयानक बताया। ठीक है, तो सारे ही सारे कथन क्या है इसमें सही है। मिलर ने कहा था, मैंने अपने संपूर्ण जीवन की पत्रकारिता में इतना बेभत्स दृश्य नहीं देखा था। लोग गिर रहे थे, ठीक है, सर से मतलब खून गिर रहा था, लेकिन लोग जो थे, ठीक है, अहिंसात्मक तरीके से विरोध करना नहीं छोड़ रहे थे। ठीक है, मतलब कई तरह के यहाँ पे गुट बनाया गया था, आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के गुट थे। एक तो लोग थे मतलब क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, मतलब मिल मजदूर को मतलब क्या कारखाना को बंद करने के लिए। ठीक है, और जब वो घायल जब हो जाते थे पुलिस के लाठी से जब चोट गिरने के बाद, दूसरा एक गुट था उनको उठा के ले जाता था और मतलब क्या करता था, उनका इलाज करता था। ठीक है, और फिर एक तीसरा गुट आ जाता था विरोध करने के लिए। ये प्रक्रिया काफी समय तक मतलब चली। ठीक है, धरसना 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मानिक लाल ने 2000 आंदोलनों के साथ धरसना में नमक कारखानों पर धावा बोला। पुलिस ने दमन का सहारा लिया और प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। एक अमेरिकी पत्रकार मिलर ने, ठीक है, पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण कृत्य को मतलब अत्यंत भयानक बनाया था। ठीक है, अमेरिकन पत्रकार मिलर। ठीक है, ध्यान में रखें, मिलर जो था धरसना में था, पूछा जा सकता है प्रश्न। कांग्रेस की कार्यकारी समिति द्वारा पुनः सबनिया वज्ञ आंदोलन को चलाने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या हो जाता है? असफलता हो गई, इसीलिए चलाया गया। तो 1932 से फिर 1934 तक चला। ठीक है, हालांकि 1934 में गांधी जी पुनः इसे वापस ले लिए। ठीक है, गांधी जी को 4 जनवरी 1932 में गिरफ्तार किया गया। फिर गांधी जी सोचे हम तो गिरफ्तार हो गए, कहीं ये रूप जो है अहिंसा का रूप धारण न कर ले, इसलिए गांधी जी ने असहयोग शबनीय वज्ञ आंदोलन को 1934 को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। ठीक है, शबनीय वज्ञ आंदोलन शुरू करने से पहले 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे की थी। इन मांगों के सामान्य हित से जुड़ी कौन सी मांगे नहीं थी? तो ध्यान रखेंगे, हिंसा में शामिल, ठीक है, राजनीतिक कैदियों को छोड़कर अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, तो ये सामान्य हित से, ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं था। बाकी ध्यान में रखेंगे, भारतीयों के आत्मरक्षा के हेतु हथियार रखने का अधिकार दिया जाए, मद निषेध कानून लागू हो, ठीक है, सैनिक हुए में 50% की कमी का, ये सब सामान्य लोगों के हित से संबंधित थी, जो कि सामान्य जनजीवन को प्रभावित करती थी। बाकी हिंसा में शामिल राजनीतिक बंदियों को छोड़कर अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, ये
नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखना। सबनियावज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी ने नमक कानून को भंग करने का प्रमुखता क्यों दी? क्योंकि नमक का मुद्दा, ठीक है, गरीबों के साथ हर भारतीय को प्रभावित करने वाला था। अगर कोई और मुद्दा को अगर सुना जाता, हो सकता था लोग उनसे संबंध स्थापित नहीं कर पाते, लेकिन नमक क्या थी? तो नमक एक आम जनमानस की क्या थी? आवश्यकता थी। सभी लोग इससे कनेक्ट करते, चाहे अमीर हो, गरीब हो, व्यापारी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, नमक तो भाई सबको चाहिए। तो इसलिए गांधी जी ने नमक के मुद्दा ही मतलब चुना। दूसरी बार नमक के ऊपर सरकार ने कर लगाए थे। नमक बनाना गैर कानूनी था, मतलब नमक सरकार ही बनाकर बेचती थी। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने चुना से चलो नमक कानून को ही तोड़ेंगे। इससे मतलब एक तरह से हमारा सबनिया अवज्ञा आंदोलन का प्रतिरूप भी तैयार हो जाएगा, और इसीलिए नमक को चुना गया था। ठीक है, पानी से अलग नमक नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी चीजें दी गई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नमक का मुद्दा गरीबों के साथ हर भारतीय को प्रभावित करने वाला तथा उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ मुद्दा था, अभी भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें। नमक क्या है? नमक पानी सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। शबनिया विज्ञान आंदोलन के दौरान दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर की, ठीक है, दांडी के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, कहीं कहीं पे 386 किलो, वैसे पूरा डिस्टेंस की बात करेंगे तो 385.6 किलोमीटर था। 240 माइल की डिस्टेंस थी। ठीक है, 24 दिनों का यात्रा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गांधी जी की बात करेंगे तो 11 मार्च को ही मतलब पहुंच गए थे रात में, लेकिन धरसना के सॉरी समुद्र तट पे कब जाते? 12 मार्च। तो गांधी जी ने यहाँ पे नमक बनाया नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर कोई पूछे क्या गांधी जी ने यहाँ पे नमक बनवाया था, तो नहीं, उन्होंने नमक तट से मतलब एक मुट्ठी नमक को हाथ में लेकर उठा के नमक को ऐसे गिराते हुए दिखाकर नमक कानून को तोड़ा था। गांधी जी ने नमक यहाँ पे नहीं बनाया था। ठीक है, 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी में, ध्यान रखेंगे, दांडी में पहुंचे, मतलब एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। 12 मार्च 1930 को शुरू होता, 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे, लेकिन 6 अप्रैल को दांडी के तट पे जाते हैं। और नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 4 फरवरी 1930 को गिरफ्तार कर दिया गया। तो बोल रहा है तो ये गलत है ये, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किया गया। कब? 14 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना। अब तिश्नापल्ली से बेदारायण तक की यात्रा किसने की थी? तो सीराज गोपालचारी ने की थी, बता ही दिया हूं। मालाबार के कलपक्कन ने कालीकट से, ठीक है, कोयनूर तक नमक की यात्रा की थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे द्वितीय शबनियावज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। दूसरी बार यह आंदोलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद 1932 में शुरू किया गया। द्वितीय सबनियावज्ञा आंदोलन लोगों के आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी। द्वितीय सबनियावज्ञा आंदोलन में 2 भारतीय रियासतें कश्मीर एवं अलवर में जन प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। ठीक है, फिर लोगों ने सबनियावज्ञा आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी को देखकर गांधी जी ने 20 अप्रैल 1934 को आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। तो पूछ रहा है इसमें से सही कथन कौन है ना? मतलब गलत पूछ रहा था कि सही पूछ रहा था? कौन सही नहीं है? ठीक है, तो आपका ये गलत नहीं कि 20 अप्रैल को नहीं गांधी जी ने रिटर्न लिया था। गांधी जी ने वापस कब लिया था? तो 7 अप्रैल 1934 को। याद रखिएगा, तारीख इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 1934 को दूसरा सबनियावज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को गांधी जी के द्वारा क्या किया गया? वापस ले लिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने गांधी जी के आंदोलन स्थगित करने के फैसले की मतलब क्या किया था? आलोचना किया था। ठीक है, इस आलोचना के कारण गांधी जी ने खुद ही मतलब कांग्रेस से अलग हो गया। बोले थे भाई साहब हम अलग हो रहे हैं, अब हम करेंगे कौन सा? कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, मतलब रचनात्मक। ठीक है, रचनात्मक कामों पे मतलब हम क्या देंगे? रचनात्मक कार्यों पे हम ध्यान देंगे। तो कांग्रेस से गांधी जी हो गए अलग। ठीक है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ठीक है, यह कथन किसके लिए? तो ध्यान रखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान इन्होंने कहा था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की लिए की जाने वाली, ठीक है, मार्च से की थी। ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर की जाने वाली मार्च से, तथा ध्यान रखेंगे राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए मुसोलिनी के, ठीक है, रोम मार्च से इन्होंने तुलना की थी। भाई इसका संबंध जो है उतना बड़ा था। ठीक है, रोम मार्च, मुसोलिनी ने जब मतलब रोम तक मतलब मार्च करना शुरू किया, तो वहां का जो राजा जो था वो खुद ही मतलब सत्ता छोड़कर मतलब भाग गया था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला था रोम मार्च से इसकी तुलना की थी। अब पेरिस से एल्बा,
की जो एल्बा से पेरिस की जो यात्रा जो थी, ठीक है, नेपोलियन की, उससे भी इन्होंने कंपैरिजन किया था, ठीक है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का उद्देश्य किया था, तो नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राह देना, सबके सब जो था इनका क्या था, उद्देश्य था। इसे आपको ध्यान में रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे नमक कर, ठीक है, नमक कर है, और साथ में आपको अधिराज्य की दर्जा स्वीकार न करना, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था प्रारंभ किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन नहीं था, क्योंकि साइमन कमीशन तो पहले ही आ चुकी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करना था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था, बिल्कुल किया था। अब पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करना था, वो भी था। क्यों था? क्योंकि अब लाहौर सेशन में तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को तो स्वीकार किया गया था ना कांग्रेस के द्वारा, तो लक्ष्य तो अब यही रहेगी ना, पूर्ण स्वतंत्रता। तो टोटल इंडिपेंडेंस ही क्या था, लक्ष्य था, ठीक है। नमक पानी के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं है, ठीक है, जिस पर कर लगाकर सरकार भूखे लाखों लोगों, बीमारों, अपंगों और पूरी तरह से असहाय लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। यह सबसे अमानवीय चुनाव कर जिसे मनुष्य की चतुराई से तैयार किया जा सकता है, ये कथन किसका है? ये कथन राजगोपालाचारी साहब का है, जो कि भारत के प्रथम क्या बने थे, प्रथम भारतीय गवर्नर भी थे, ठीक है। हाँ, प्रथम भारतीय गवर्नर भी थे। तो ये कथन किसका है? नमक पानी के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं है जिस पर कर लगाकर सरकार भूखे लोगों, लाखों अपंगों और पूरी तरह से असहाय लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। ये राजगोपालाचारी साहब का कथन है। एक स्टेटमेंट में पूछ दे रहा हूँ, राजगोपालाचारी साहब, श्री राजगोपालाचारी साहब की बात करें, जो राजा जी भी कहते थे, इन्होंने किस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था? असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। यही वजह है, जब ये बात निकल कर आई थी, अगर प्रधानमंत्री अगर नॉर्थ इंडिया से होता है तो राष्ट्रपति साउथ इंडिया से होना चाहिए, दोनों के दोनों नॉर्थ इंडिया से नहीं। तो लोगों ने इस पे आपत्ति जताई, अगर ऐसा करेंगे तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। रीजन क्या था? श्री राजगोपालाचारी साहब ने भारत छोड़ो आंदोलन में किसी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी, नहीं तो ये राष्ट्रपति बनते, ठीक है। आप देखेंगे दांडी मार्च के पहले गांधी जी ने भविष्य की कार्रवाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश दिया था? तो विदेशी शराब एवं कपड़े दुकानों पर धरना दिए जाए, ठीक है, वकील वकालत छोड़ दे, सरकारी सेवक अपने पद से इस्तीफा दे दे, करों का भुगतान करने से इनकार करे, ठीक है। तो सारे ही सारे मतलब थे, दिशा निर्देश दिए गए थे गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अब चलेंगे आगे, देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। चंपारण और सारण जिला बिहार में नमक सत्याग्रह करने वाले पहले दो जिले थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंबिका कांत सिन्हा के अधीन पटना में नखास तालाब को नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के लिए एक स्थल के रूप में चुना गया था, ठीक है। उसका नाम था क्या? नखास पिंड। अभी भी आपको पटना में आपको दिखेगा ये, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे ये भी जरा देख लीजिए, ठीक है। छोटा नागपुर जो कि अब झारखंड में पड़ता है, कि आदिवासी इलाकों के निचले वर्ग की उग्रवाद की घटनाएं देखी। गांधी बाग से प्रभावित बोंगा माझी, क्या नाम था? बोंगा माझी और सोमरा माझी ने हजारीबाग में एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें संस्कृतिकरण की तर्ज पे सामाजिक आर्थिक सुधार को शामिल किया गया, जिसमें अनुयायियों को मांस और शराब छोड़ने और खादी का उपयोग करने की भी सलाह दी गई थी। छोटा नागपुर में, ठीक है, बोंगा माझी और क्या था उनका नाम, ठीक है, इधर गए सोमरा माझी, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गलत कथन का चयन करें। सीडीएम, ठीक है, सीडीएम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सीडीएम मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी थी, ठीक है, बिल्कुल थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को भी पार्टिसिपेट किया जाए, इसलिए गांधी जी ने महिलाओं के, ठीक है, जनप्रतिनिधि के लिए उतना सहमत नहीं थे। किसने मतलब गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखा था कि महिलाओं को भी मतलब शामिल होने की अनुमति दी जाए? उसका नाम क्या था? खुद भी एक महिला थी, क्या नाम था उनका? अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार महिला थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को अनुमति दी थी और महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय देखी गई, ठीक है। विदेशी कपड़े और शराब के बहिष्कार में छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। आंदोलन में मुस्लिमों की भागीदारी नहीं थी, ध्यान में रखेंगे। आदिवासियों की भागीदारी सीमित संख्या में थी, ठीक है, ध्यान में रखते सारे के सारे कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। महिलाओं की भूमिका अग्रणी रूप से देखी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मुसलमान जो थे इससे दूर रहे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे
निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। ठीक है, तो दांडी मार्च 1930 में, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में, नहीं ठीक है, इरविन की घोषणा 1931 में, 1930 नेहरू रिपोर्ट की मंजूरी की बात करें, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। 1928 में। तो 4 नंबर सबसे पहले, 4 2 1 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले 4 नंबर, 4 नंबर के बाद फिर 3 हो जाएगा। तो 3 कैसे होगा? घोषणा अच्छा, पहले हुआ था क्या? इरविन की घोषणा हुई थी, इसको दिवाली घोषणा के नाम से जानते हैं। सो पूछ रहा है, इरविन ने दिवाली के दिन एक घोषणा की थी, तो भारत को डोमिनेंट स्टेटस की मतलब दर्जा दिया जाएगा, इसको इरविन घोषणा के नाम से जानते हैं। हालांकि बाद में इरविन इस चीजों से मतलब क्या हो गया, पलट गया। ठीक है, उसको दिवाली घोषणा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये 1929 का ही था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें गांधी इरविन समझौता के बाद में इरविन घोषणा की बात हो रही है, जिसको दिवाली घोषणा के तौर पर भी पॉपुलर रूप में जानते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। गांधी जी ने सबनी अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने का फैसला किया तीसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता पे। तो गलत है ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता पे हो जाएगा। और गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता को लेकर जब वापस आते हैं, तो गोलमेज सम्मेलन को सॉरी फिर से मतलब क्या करते हैं, तो फिर से सबनी अवज्ञा आंदोलन को मतलब क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। गांधी बिन समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। आपातकालीन अध्यादेश को वापस ले लिया जाए, जब्त की गई संपत्ति वापस कर दी जाए। ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। पुलिस ज्यादतियों की जांच कराई जाए, ये नहीं था। ठीक है, और भगत सिंह के साथियों की फांसी की सजा माफ कर दी जाए, ऐसा नहीं था। हालांकि गांधी जी ने मुद्दा को तो उठाया तो था, लेकिन गांधी जी उस पर अडिग नहीं थे। और भगत सिंह और उनके साथियों का क्या कहना था, भगत सिंह के जो समर्थक थे उनका कहना था गांधी जी तब तक गांधी बिन समझौता पर साइन न करे, तब तक भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी को रोका न जाए। ठीक है, इसलिए गांधी जी इन पे अडिग नहीं होते और हिंसा के मार्ग पे रहते, इसलिए इनको काला झंडा भी दिखाया जाता है। कौन से सेशन में? तो कराची अधिवेशन में। ठीक है, कराची अधिवेशन। हाँ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पुलिस ज्यादतियों की जांच कराई जाए, ऐसा कोई नहीं था। गांधी बिन समझौते के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? गांधी बिन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। 25 जनवरी 1931 को गांधी तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए गए। ठीक है, तो वो भी ठीक है। ठीक है, गांधी बिन समझौते का प्रारूप हर्बर्ट साइमन ने तैयार किया था, ये गलत है। ठीक है, किसने तैयार किया था? तो इसका प्रारूप जो था एक विदेश एक क्या बोलते हैं, और मतलब ब्रिटिश ही था, उसी ने तैयार किया था। ठीक है, उसका नाम है रेमंड, अरे भूल रहा हूँ। ठीक है, एक बार चेक करें, पता चल जाएगा। ठीक है, हालांकि किसके योगदान से हुआ था? तो तेज बहादुर सुप्रू और जयकर जी के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, और प्रस्ताव ये प्रारूप को किसने तैयार किया था, जरा इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, इसका नाम क्या था, भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या नहीं, हर्बर्ट नहीं था ना, हर्बर्ट नहीं था। हर्बर्ट नहीं था वो। गांधी बिन समझौते में सरकार की हर्बर्ट ओर से इमर्सन ही था, उसका प्रारूप हर्बर्ट, हर्बर्ट इमर्सन ही थे। इमर्सन हाँ, इमर्सन होगा, साइमन इमर्सन। नहीं होगा। इमर्सन, जी ठीक है, इमर्सन हम्म, होगा, साइमन नहीं था। ठीक है, गांधी बिन समझौते में सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन द्वारा निम्न में से किस बात पर सहमति बन पाई थी? ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बन पाई थी, कांग्रेस में उनके कार्यकर्ताओं की जब संपत्ति वापस की जाएगी, समुद्र के किनारे बसे लोगों को नमक बनाकर उनके एकत्रित करने की छूट दी जाएगी, विभिन्न प्रकार के जुर्मानाओं की वसूली का स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, समझौते में सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने पर बात नहीं की गई थी, बल्कि उसमें कहा गया था कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात नहीं थी। ठीक है, क्या था? तो जो हिंसा में जो शामिल, आवाज गई। कनेक्शन। आवाज आ रहा है? वाईफाई की जी बात सर, चल अब आ रही है। रहा है। ठीक है, तो जो इसमें आपको ध्यान रखना, जो हिंसा में शामिल नहीं थे उनको ही केवल छोड़ना था, न कि सभी राजनीतिक कैदी को छोड़ना था। तो सभी राजनीतिक कैदी अगर होगा तो गलत होगा, मतलब वो उस राजनीतिक कैदी को छोड़ना था जो मतलब क्या थे, हिंसा में नहीं शामिल थे। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन भी सकता है, तो इसको जरा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो सभी समझौते में सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात नहीं की गई थी, बल्कि इसमें कहा गया था कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जुर्माना वसूली को स्थगित कर दी जाए।
शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाए। आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाए। ठीक है। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते के दौरान गांधी जी ने निम्न से कौन सा आश्वासन नहीं दिया था? तो पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग वापस नहीं ली जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें, मांग वापस नहीं ली जाएगी, ध्यान रखेंगे, ये आश्वासन नहीं दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में कराची अधिवेशन 1931 हुआ था, ध्यान में रखेंगे। तो 29 मार्च 1931 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। तो सबसे पहले होगा गांधी इरविन समझौता, कितने तारीख को? 5 मार्च को। ठीक है। 30 मार्च ठीक है। उसके बाद भगत सिंह जी को फांसी की बात करेंगे। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दिया गया। ठीक है, 23 मार्च को। और उसके बाद होता है कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जहां पे गांधी जी को बहुत बुरा भला कहा गया। ठीक है, 29 मार्च को। ठीक है, ये क्रम में है, इसको ध्यान में रखिएगा। कहा गया था गांधी जी के जो समर्थक जो थे भगत सिंह के साथियों को, उन्होंने कहा था देखिए गांधी इरविन समझौता पे गांधी जी तभी साइन कर रहे जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी को माफ कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन इस बात पे तो गांधी जी किए नहीं। उसके बाद फांसी दे दी गई कुछ दिन को, और उसके बाद एक सप्ताह के बाद जो कराची अधिवेशन होता है, तो गांधी जी जब कराची पहुंचे तो वहां पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। ठीक है, और सभी लोगों का मानना था अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह और उनको साथियों के जीवन को बचा सकते थे। हालांकि गांधी जी इन चीजों पे अडिग नहीं थे, उन्होंने समझौता में इस प्रकार की कोई शर्तें रखी नहीं। तो जब इनका विरोध जब बहुत चरम पे पहुंच गया, तो यहाँ पे बोला गया था कि गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य को स्वीकार किया गया। और इसी समझौता में इस बात पे भी सहमति बन पाई थी कि कांग्रेस जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इसी सम्मेलन के बाद कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति मिली थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का नेतृत्व की बात करेंगे तो केवल गांधी जी ही कर रहे थे, बाकी और लोग भी गांधी जी के साथ गए थे, लेकिन वो कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। ठीक है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू और साथ में एम.आर. जयकर साहब। ठीक है, किसने? तो जयकर साहब और तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से ही गांधी इरविन समझौता हो पाई थी। ठीक है, ध्यान में रखना। ये लोग किसी प्रकार का कोई समझौता करवा देते थे। लिनटको की बात करें, लिनटको ने आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, मतलब अपने बातों को बनाने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया, लिनटको ने कहा था। एलन कैम्पबेल ने गांधी के लाभों का संतोना पुरस्कार किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो गांधी को जो लाभ मिला गांधी इरविन समझौता में, उसको क्या एलन कैम्पबेल ने क्या कहा, तो उसको संतोना पुरस्कार कहा था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस उद्देश्य पे किया गया? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट एवं संवैधानिक मुद्दों पे चर्चा के हेतु साइमन कमीशन ने जो अपने सरकार को रिपोर्ट दिया था 1930 में, उसी मैटर पे बात करने के लिए, ठीक है, आपका बुलाया गया तो गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और जो गोलमेज सम्मेलन का जो सभी बातें जो निकल कर आती है, उसी को आधार बनाकर 1935 के भारत शासन अधिनियम को 1935 का पारित किया अधिनियम जाता है। ठीक बनता है। है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के मृत्युदंड पर चर्चा करने हैं तो पूर्ण स्वराज की मांग, ये सब कुछ नहीं था, पहला वाला ऑप्शन ही क्या आपका सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और कौन सी पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन का विरोध किसने किया था? तो वहां का जो रूढ़िवादी पार्टी जो है विंस्टन चर्चिल थे, तो विंस्टन चर्चिल ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। अगर पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय वहां का सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। कौन थे वहां के सम्राट? कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, हुआ पे कहाँ पे? तो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यह 1930 में आयोजित हुई थी। इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। तो गलत है ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसको आपको ध्यान रखना है। डी नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, गलत है। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक हुआ था। दूसरा की बात करेंगे तो 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक हुआ था। और तीसरा की बात करेंगे 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था।
बहुत सारे इतिहासकारों ने माना है, सो भाई साहब ये कोई अलग अलग नहीं था, मतलब एक ही मतलब सम्मेलन की कई शाखाएं थी। ठीक है, क्या थी, एक ही सम्मेलन की मतलब क्या थी, कई शाखाएं थी, न कि मतलब अलग अलग प्रारूप के तौर पे था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कहना गलत होगा पहला दूसरा तीसरा नहीं। ठीक है, मुख्य रूप से अगर देखो स्पेक्ट्रम भी लिखता है तो एक ही सम्मेलन था, उसके 3 अलग अलग मीटिंग किए गए थे। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल जो थी राउंड होती थी। ठीक है, जब टेबल जब राउंड हो तो होस्ट कौन है गेस्ट कौन है वो पता नहीं चलता, सबको बराबर अधिकार की सबको बात थी, इक्वल, बोला गया था। हाँ, हाँ, इम्यूनिटीज इक्वल राइट रखा देने है। के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया था। वैसे टेबल कैसा हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इसमें पता चलता है ना होस्ट है कौन है गेस्ट कौन है, लेकिन यहाँ पे राउंड रखा गया था। इसे गोल मेज सम्मेलन, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ध्यान में रखना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में असत्य कथन की पहचान करें। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एकमात्र पत्नी की महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया, और किसकी जहाज से गए थे, तो एस राजपूताना जहाज से गांधी जी पहुंचे वहां पे। द्वितीय गोलमेज में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया, मैंने अभी जस्ट बोला। और गांधी जी ठहरे कहाँ पे थे, तो गांधी जी कहाँ पे ठहरे थे, इस समय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किंग्सले किंग्सले हॉल। हॉल में, बिल्कुल किंग्सले हॉल में। ठीक है, अब महिलाओं का प्रतिनिधित्व कदमली गांधी ने नहीं किया था, सरोजनी नायडू ने किया था। किसने किया था, सरोजनी नायडू ने यहाँ पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था, ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब महिलाओं का मताधिकार का अधिकार कब मिल जाता है, तो ध्यान में 1926 में मताधिकार का अधिकार महिलाओं को मिल गया। आई थिंक सही बता रहा हूँ ना, 1926 में। 1919 के अधिनियम के तहत सर कुछ दिया गया था इनको हाँ, वोटिंग राइट। 1919 में मिला था, अधिनियम 1919 में था, लेकिन मताधिकार का पहला प्रयोग आई थिंक 26 में महिलाओं ने की थी। ठीक है, और तीनों गोल में सम्मेलन में अंबेडकर जी तेज बहादुर सप्रू पहुंच गए थे। ठीक है, अंबेडकर जी की बात करेंगे तो मुख्यतः जो थे सो मतलब किसका नेतृत्व कर, दलितों का नेतृत्व कर रहे थे। और सुप्रू साहब थे कैसे व्यक्ति थे, भारत के हर आंदोलन में हर जगह पे पहुंच जाते थे, तो वैसे मुख्यतः ये उदारवादी थे और उदारवादियों का ही नेतृत्व करने की बात करते थे। ठीक है, केटी पॉल साहब की बात करेंगे तो केटी पॉल साहब ने यहाँ पे किसका नेतृत्व किया, तो इन्होंने ईसाइयों का नेतृत्व किया था, केटी पॉल साहब। ठीक है, तो केटी पॉल से प्रश्न पूछा हुआ इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया। ठीक है, बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त होगा कि रमजे मैकडॉनल्ड बोल रहा था भाई साहब हम तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो देंगे, या गांधी जी इसके लिए बिल्कुल भी तरह से तैयार नहीं। तो गांधी जी तो खाली हाथ लौटे थे, तो मन तो उदास था, लेकिन गांधी जी ने कहा मैं भले ही खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन देश के इज्जत को बट्टे मैंने नहीं लगने दिया। गांधी जी ने क्या कहा था वापस लौटने के दौरान, मैं खाली हाथ भले ही लौटा हूं, लेकिन देश की इज्जत को मैंने बट्टे नहीं लगने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक विवादित क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के बारे में किसने कहा था कि अर्धनंग फकरी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता है तो सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रकाश है। मतलब गांधी जी जैसे सीढ़ी चढ़ रहे थे ना, तो वहां पे एक पत्रकार था फ्रैंक मॉरिस ने ये कमेंट किया था। और यहाँ पे इरविन ने क्या बोला था, क्या मतलब भूखे नंगे फकीर को मतलब सामने बैठाकर मतलब क्या बातचीत करने के लिए बुला लेते हो, तो ये कहा था किसने, क्या नाम था, चर्चिल ने कहा था। तो गांधी जी को अर्धनगर फकीर चर्चिल ने भी कहा था, हालांकि चर्चिल ने इस बात को कहा था क्यों बुला लिया यार, मतलब क्या जरूरत था बुलाने का। और इन्होंने एक तरह से तारीफ करने के सेंस में बोला था। ठीक है, मतलब अनोखा दृश्य, मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है, व्यक्ति इतना महत्व रखता है क्या। हालांकि व्यक्ति जो गांधी जी जो थे, जब वह किंग्सले हॉल में जब रुके थे, तो वहां पे जब यहाँ पे मैनचेस्टर वगैरह वहां पे जो कपड़ा मजदूर जो थे उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब डार्क चेहरा की बात करेंगे तो मजदूर जो थे वहां पे काम करने वाले उनकी भी स्थिति बहुत अधिक खराब थी। तो उनसे जब मिले तो लोग काफी अधिक गांधी जी से प्रभावित हुए। ठीक है, मतलब उस समय सेल्फी वगैरह तो नहीं था, लेकिन गांधी जी के द्वारा सैकड़ों फोटो उन लोगों ने मजदूरों वगैरह ने खिंचवाया था। गांधी जी वहां पे उस समय डेट टाइम की बात करें पॉपुलर चेहरा बन गए थे। इनको मतलब जो राजकीय सम्मान जो था वो भी मिला था, मतलब डिनर वगैरह के लिए भी बुलाया गया था। हालांकि बात जो थी नहीं बन पाए, जब वहां से जब वापस लौटे तो भारत पहुंच के उन्होंने कहा था मैं खाली हाथ तो लौटा हूँ, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। ठीक है, ध्यान में रखना। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जाने से इनकार कर देती है। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक अधिकारों और भारत की भविष्य की संरचना पे मतलब क्या थी, तो केंद्रित थी। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, और यहाँ पे 46 प्रतिनिधियों ने मतलब क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिसंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया गया। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब 1932 में अखिल भारतीय विरोधी लीग नहीं था, इनका सीधे था अखिल भारतीय अस्पृश्यता, क्या था, ऑल इंडिया डिफरेंस क्लासेस था ना, ये गलत हो गया।
वर्धा में गांधी जी ने हरिजन यात्रा प्रारंभ की। दलितों को हरिजन नामक प्रथम गांधी, हाँ, दलितों को हरिजन नामक शब्द की बात करेंगे तो गांधी ने ही दिया था। गांधी जी ने कारावास की अवधि में सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ठीक है, का शुरुआत किया था। और 7 नवंबर 1933 को वर्धा में गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी। तो गांधी जी अब यहाँ पे देखोगे तो मुख्यतः रचनात्मक कार्यों में लगेंगे, क्योंकि 1934 में जब इनका विरोध होगा कांग्रेस के अंदर में ही तो कांग्रेस से बाहर होके, ठीक है, मुख्यतः कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब रचनात्मक कार्यों में लगे रहते। दलित उत्थान वगैरह काम गांधी जी करते हैं, खूब जाके दलित उत्थान को लेकर काम करते हैं। तो गांधी जी को लग गया था कि दलित उत्थान के लिए काम नहीं करेंगे तो हिंदू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अम्बेडकर जी की बातों में आकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसलिए दलित उत्थान के लिए काम करना शुरू करते हैं। सांप्रदायिक निर्णय के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, ठीक है। मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों के साथ हरिजनों के लिए में हिंदुओं से अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, ये भी ठीक है। प्रांतीय विधानमंडलों में संप्रदाय के आधार पर स्थानों का वेतन किया गया, ये भी ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। अगर पूछा गया सांप्रदायिक मान्यता किसे नहीं दी गई थी, तो बौद्ध और जैन को नहीं दिया गया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म वालों को नहीं दिया गया था। सांप्रदायिक निर्णय का गांधी जी ने विरोध किया था, इसमें से कौन सी प्रतिक्रिया गांधी जी ने नहीं दिया था। गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय को राष्ट्रीय एकता, भारतीय एक राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा। उनका मानना था कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचन मंडल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अछूतों को सदैव अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो इसका डी नंबर क्या है, सांप्रदायिक पंचायत भारत के विभाजन की सोची समझी चाल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं कही थी ये बातें, गांधी जी के द्वारा नहीं कही थी, बाकी उपरोक्त तो सभी बातें गांधी जी के द्वारा कही गई थी, ठीक है। उन्होंने बोला अगर सांप्रदायिक निर्णय के बाद में गांधी जी ने एक सबसे अच्छी बात ये कही थी कि भाई साहब आप एक मुहर ऐसा लगा रहे हो ना, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचन मंडल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अछूतों के सदैव अछूत बने रहने की बात को सुनिश्चित करना है। मतलब उनको दे देंगे अलग से मताधिकार का अधिकार दे देंगे तो क्या उनकी स्थिति सुधर तो नहीं जाएगी, वो हमेशा मतलब क्या अछूत ही कहलाते रहेंगे, ठीक है। इनसे गांधी जी काफी अधिक नाराज थे, ठीक है। इस समय गांधी जी कहाँ पे थे, पूना के यरवदा जेल में थे, ठीक है। जब गांधी जी की बात पता चलती है तो गांधी जी मतलब 20 सितंबर 1932 को फास्ट अनटू द डेथ, ठीक है, आमरण अनशन मतलब जब तक मरेंगे नहीं तब तक अनशन करने का प्रारंभ कर देते हैं। अब फिर यहाँ पे मिलने गांधी जी से कौन आता है, तो अम्बेडकर जी मिलने आते हैं। फिर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में कौन सा होता है, पूना पैक्ट होता है, जहाँ पे मतलब सीट बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है 147 या फिर 148, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में कितने 18% आरक्षण भी दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजों की जाती है। अम्बेडकर जी को बोला जाता है तुम सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में गांधी जी बोलते हैं तुम ये मत करो, ठीक है, तुम आरक्षण ले लो, ठीक है। वही आरक्षण अभी भी दलितों को मिला हुआ। कम्युनल अवार्ड पर कांग्रेस की क्या राय थी, तो कांग्रेस ने सांप्रदायिक पुरस्कार को न तो स्वीकार किया, न ही मतलब क्या किया, अस्वीकार किया, ठीक है। दोनों में से कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कांग्रेस सांप्रदायिक पुरस्कार को न तो स्वीकार करती है और न तो मतलब क्या करती है, अस्वीकार करती है, ठीक है, ध्यान रखना। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की बात करेंगे, तारीख अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, ठीक है। तो 16 अगस्त 1932 को, ठीक है, किसके द्वारा, रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक है। लोथियन समिति भी कहते हैं, ठीक है, भारतीय फ्रेंचाइजी समिति जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता है। निष्कर्षों के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित सीटें स्थापित की गई, दलित वर्गों सहित जिन्हें 78 आरक्षित सीटें दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे क्या था, ये सांप्रदायिक जो था सांप्रदायिक पुरस्कार जो दिया गया, या फिर अलग से जो आरक्षित जो सीट, जो इसमें क्या होता था, मतलब कोई सीट मतलब कोई मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, मतलब मुजफ्फरपुर ही समझ लीजिए, ठीक है, ये लोकसभा सपोज डेट कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जो उम्मीदवार जो खड़ा होंगे सबके सब कौन होंगे, दलित उम्मीदवार होंगे, ठीक है। इनको वोट कौन करेगा, वो वोट करने वाला भी दलित उम्मीदवार ही होगा। तो बड़ा खतरनाक था। इससे मतलब क्या होगा, जातिवाद अपने चरम पर बढ़ जाता और हिंदू से मतलब अलग होने का मतलब ही खतरा था। इसलिए मतलब इन्होंने इनका दलित वर्गों गांधी जी ने मतलब क्या किया, पृथक निर्वाचन का मतलब इन्होंने क्या किया, विरोध किया। क्योंकि उन्होंने चलो मुसलमानों को दे दिया 1909 में, ठीक है, सिखों को दे दिया, ठीक है, ईसाइयों को दे दिया, ठीक है, अब दलित के अंतर्गत आप क्यों बांट रहे हो, ठीक है। अब 1935 के एक में आप देखोगे सो ये लोग महिलाओं को दे देंगे, ठीक है, अलग अलग लोगों को दे देंगे, मजदूरों को दे देंगे, तो और भी बहुत सारा चीजें करते हैं, ठीक है। गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत को अस्वीकार कर दिया। भारत को संप्रदाय के आधार पर विभाजित किया गया, ठीक है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है।
अब भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की बीच की बात करेंगे तो मार्ले मिंटो सुधार में ही 1909 के एक्ट में ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत स्टेटमेंट करेक्ट, किसी प्रकार की कोई गलती यहाँ पे नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को ठीक है कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, सांप्रदायिक पंचायत 1932 में, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में, 1929 में। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? 1900 नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या था। ठीक है, तो सर्वदलीय सम्मेलन नेहरू रिपोर्ट के लिए 1928 में था, पूर्ण स्वराज 1929 में था, सांप्रदायिक पंचायत 1932 में था, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे 1931 में था। ठीक है, अब आते हैं देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, बिल्कुल की। ठीक है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय और नागरिक सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। नहीं, ठीक है, ध्यान में दूसरा गलत है, बाकी पहला कथन है कि 24 सितंबर 1932 को दलित वर्गों की ओर से भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के विचार को त्याग दिया गया। इसमें स्थानीय निकाय और नागरिक सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोला गया था उनको जनसंख्या के अनुपात में देंगे, लेकिन प्रतिनिधित्व मुख्यतः जो था इनका प्रांतीय विधानसभा में और केंद्रीय विधानसभा में इनका किस प्रकार से इनका योगदान होगा, इनकी सदस्यता किस प्रकार से चुनी जाएगी, उनके लेकर बात की गई थी। गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन किया, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में विफल रहा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में विफल रहा। ठीक है, तो पहला वाला तो कथन गलत सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, क्या है दूसरा वाला, क्यों गलत है? ध्यान रखें, अपनी मांगों को मनवाने के लिए 20 सितंबर 1932 को अनिश्चितकालीन उपवास पर चले गए। अब भीमराव अम्बेडकर, एमसी राजा और मदन मोहन मालवीय सहित विभिन्न विचारधाराओं के नेता पुनः समझौते में शामिल समझौते पर एकजुट हुए। गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत को भारतीय एकता और अखंडता पर हमले के रूप में देखा। गांधी जी की मांग थी कि दलित वर्गों को संयुक्त और यदि संभव हो तो सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से चुना जाए, जबकि बड़ी संख्या में आरक्षित सीटों की मांग पर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की गई थी। इसमें क्या लिखा? गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में विफल रहा। क्या पता है इसको गलत क्यों लिया है। ठीक है, सही लग रहा है ये मुझे। ठीक है, सूर्य हटाइए। अब यहाँ पे देखेंगे उस कारण की पहचान कर, इस कारण महात्मा गांधी ने 1932 में पूना में आमरण अनशन किया था। तो सांप्रदायिक पंचायत जारी करना, किस तारीख को सांप्रदायिक पंचायत जारी किया गया था? तो 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, इसको द कमनल अवार्ड भी कहा जाता है। और इसी के साथ क्या होगा, इतना ही क्वेश्चन था इसमें, समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, समाप्त हो गया। जरा इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था वाकई में क्या? देख लेता हूँ। अरे 136 में का फायदा है। ठीक है, अगर ज्यादा अगर होगा तो कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, उससे भी